राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम निशा है। आज मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा देवर अंधा था, मगर पति का प्यारा होने की वजह से मैं ही उसके सारे काम किया करती थी। कभी कपड़े बदलती, कभी पास बैठकर उसकी सारी बातें सुना करती थी। वह भाभी भाभी करके पूरे दिन मेरे करीब रहता था। लेकिन एक रात उसके कपड़े बदलने लगी तो मेरे तो होश ही उड़ गए। जब उस रात मैंने देखा कि देवर मैं शादी होकर अपने ससुराल आई, तो रिश्तेदार औरतों ने मुझे सहन में बिठा दिया। मेरे सामने ही चारपाई पर मेरा छोटा देवर बैठा टुकुर टुकुर मुझे देखे जा रहा था और मुस्कुरा रहा था। सरसरी सी नज़र मेरी उस पर पड़ी। मुझे ये बात बहुत ही अजीब सी लगी। वह लगातार मुझे ही आखिर क्यों देखे जा रहा है। इस वक्त वह 17 साल का हो चुका था। अच्छा प्यारा सा लड़का था, लेकिन ऐसी हरकत 20 मिनट तक अलग किस्म की औरतें मेरे पास आती रही और मुझे मिठाई खिलाती रही। लेकिन मेरा देवर ना तो उठकर मेरे पास आया और ना ही मुझे कोई बात की। बस सामने बैठकर एक तक मुझे ही देख रहा था। 2-4 बार मेरी इस पर नज़र पड़ी तो मैंने उसे खुद को देखते हुए पाया। मैंने दिल में ये सोचा कि बहुत ही बेशर्म लड़का है ये। बड़ी भाभी तो माँ और बड़ी बहन की जैसी होती है, इसे जरा भी शर्म नहीं आती। ये कैसे सबके सामने बस मुझे ही ताके जा रहा है। अब मैं माथे पर बल डालते हुए उसे घूरने लगी थी, लेकिन अजीब पागल लड़का था। बस मुझे ही देख रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। मुझे उसकी ये मुस्कुराने पर गुस्सा आने लगा था। बहरहाल रस्म ख़त्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। इस पर अमन भी मेरे कमरे में देर से आई तो मैं बिल्कुल उदासी सी बैठी हुई थी। मैंने उन्हें गुस्से से देखा। मुझे ये उदास देखकर और गुस्से में देखकर वो कहने लगी, क्या बात है पायल। फिर वह समझे कि शायद वह काफ़ी देर से कमरे में आए हैं, इसलिए मैं उनसे नाराज़ हूँ, गुस्सा हूँ। कहने लगे, मेरे दोस्त आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो ना, ऐसे मौके पर दोस्तों की मजाकें आसमान पर होती है। पर हाल ही फिर अमन की तारीफ सुनकर मेरा मूड खुश हो गया। मैंने देवर की बात को अपने पति के सामने दोहराया ही नहीं कि क्या सोचेंगे। आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दी। मेरा पति अमन का एक ही भाई था, समीर। माँ बाप ना होते उस वक्त घर में मैं, मेरा पति और मेरा देवर समीर था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो अमन कहने लगा, आज का नाश्ता मैं बाजार से ही लाया हूँ, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई औरत नहीं है, इसलिए आज के बाद मेहमान नवाजी तो मैंने निभा दी है, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ये बात मैं पहले से ही जानती थी, इसलिए मैंने कोई भी ऐतराज़ नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो नाश्ते की टेबल पर मेरा देवर बैठा था। मैं इसके सामने बैठ गई। उसने मुझसे बात की, मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जब अमन टेबल के पास आया तो मैं बजाय समीर के पास बैठने के उसकी प्लेट में चने डाले और रोटी तोड़कर अपने हाथ से खिलाने लगी। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई और इससे ज़्यादा हैरत मुझे ये हुई कि समीर अब भी सामने बैठा मुझे ही देखे जा रहा था। इसे तो अपने भाई का भी लिहाज नहीं था और गुस्सा मुझे अमन पर भी आने लगा कि वह तो इसे रोक सकता है। और फिर ये भी मुझे अजीब लग रहा था कि अमन इसे खुद क्यों खाना खिला रहा है। वह 17 साल का लड़का था, क्या खुद नहीं खा सकता था। मैंने कहा, अमन समीर खुद भी खा सकता है, आप अपना नाश्ता करें। मैं बस समीर की तरफ देखी जा रही थी। आप अपना नाश्ता कर लीजिए। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, पायल समीर अंधा है, देख नहीं सकता है। ये सुनना था कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से उसे देखने लगी। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था। इसकी आंखें भी ग्रे कलर की थी, बेहद खूबसूरत। मुझे न जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ कि इसकी आंखों में ये कमी कैसे रह गई कि वह देख नहीं सकता। और कल से मैं न जाने दिल में इसे कितना बुरा भला कह चुकी थी। अमन के चेहरे पर उदासी थी। अमन कहने लगा, समीर बचपन से ही अंधा है, देख नहीं सकता है। इसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमन शायद कभी नहीं देख पाएगा। इसके सारे काम मैं ही करता हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे अपना छोटा भाई समझकर इसके सारे काम किया करना। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन उसे बेहद अफसोस हुआ ये सुनकर कि समीर अंधा है। समीर देखने में कितना खूबसूरत और हसीन था। क्या ही कोई और होता,
काश या देख भी सकता। मेरी बात पर समीर की आंखों में आंसू छलक आए थे। कहने लगा, भाभी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको देखूं, लेकिन देखिए ना मेरी बदकिस्मती, मेरी एक ही तो भाभी है और मैं उसे भी देख नहीं सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में समीर के लिए नफरत के जज्बात थे वह अब हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब अमन ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जब वह अपने काम पर जाने लगे तो मुझसे कहने लगे, समीर को खाना भी तुम अपने हाथों से खिलाओगी और कपड़े भी तुम ही पहनाओगी। खाने का तो सुनकर ठीक था, लेकिन कपड़े, ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा सा गया। मैंने कहा, अमन ये गलत बात है, सही नहीं है, मैं कैसे इसे कपड़े बदलवा पाऊंगी। कहने लगा, इसे छोटा भाई समझो, इसे प्यार दो, अब मैं ऑफिस के काम से निकल रहा हूँ, इसे संभालो, बहरहाल तुम खुद मैनेज कर लेना। ये कहकर वो चला गया। मैं बेहद परेशान थी। अभी ये सोच रही थी कि क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था जब मुझे समीर के कमरे से पुकारने की आवाज़ आई। वह भाभी भाभी पुकार रहा था। मैं उसके कमरे में गई तो वह पैंट और बनियान पहने खड़ा था। कहने लगा, भाभी ये शर्ट मुझे पकड़ा देना। जाने भाई ने कहाँ रख दी है, पूरे बेड पर हाथ मार मार के देख चुका हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ है मेरी शर्ट। उसकी शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वह शर्ट उसे पकड़ा दी। उसने शर्ट पहन तो ली, लेकिन बटन वह आधे टेढ़े बंद कर रहा था। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, तुम छोड़ो, मैं तुम्हें बटन बंद करके दे देती हूँ। मैंने उसकी शर्ट के बटन बंद कर दिए और वो खुश हो गया। कहने लगा, मेरे बाल भी बना दो। भाभी मैंने ड्रेसिंग से कंघा लिया और उसके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगा, मुझे अपना हाथ दो। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, अरे दो तो सही। मैंने डरते डरते उसे अपना हाथ पकड़ाया। ये सोच रही थी कि वह क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। उसने मेरे हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया था और कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। ये कहकर मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगा, भाभी आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूँ, इसलिए आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती है। मुझे तो माँ की मोहब्बत भी नसीब नहीं हुई। बहुत छोटा था मैं जब मेरी माँ का देहांत हो गया और पापा भी 2 साल पहले ही मर गए। जब तक मेरे बाबा जिंदा थे तो वही मुझे संभालते थे, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी भाई पर आ गई और शादी के बाद आपने भी कुछ दिन अच्छे नहीं गुजारे कि मेरा बोझ आपके ऊपर आ गया। वह बड़ा उदास सा लग रहा था, ये सब कह रहा था। मैंने कहा, तुम किसी पर भी बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आप बहुत अच्छी है भाभी, मेरा कितना ख्याल रखती है आप। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे देवर समीर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी। वह मुझसे बहुत ज़्यादा खुले मिजाज होने लगा था। अब तो मुझे खुद पुकार के कहता था, भाभी मुझे शर्ट पहना दो, मुझे बटन सही से बंद नहीं होते। कभी कहता, तौलिए से मेरे बाल साफ कर दीजिए। ये काम तो वो खुद भी कर सकता था। मुझे तो लगा था कि बस एक देवर है और एक पति, मुझे तो घर में कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन मैं तो इस समीर की वजह से घन चक्कर सी बनकर रह गई थी। कभी किचन में बर्तन धो रही होती तो वो भाभी भाभी चिल्लाने लगता। मैं भागी दौड़ी उसके कमरे में जाती तो हंसने लगता। हाथ में मोबाइल पकड़ा होता, कहने लगता, मेरे साथ बैठकर ये गाना तो सुनो जरा, कितना अच्छा है। वह देख तो नहीं सकता था लेकिन सुन सकता था, इसलिए मोबाइल पर कहानी और गाने सुनना उसका शौक था। मैं कहती, तुम सुन रहे हो तो खामोशी से सुनते रहो। अब मुझे ये बताओ कि मैं बर्तन धोऊं या खाना बनाऊं या फिर तुम्हारे साथ बैठकर गाना सुनूं और कहानी सुनूं। मैंने बड़े प्यार से उसे डांटा और एहसास भी दिलाया कि मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, मेरे पास बैठो और मेरे साथ ये गाने सुनो, आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। काम क्या है, छोड़ो, काम तो काम की तरह हमेशा ख़त्म होते ही नहीं है। मैं उसके बराबर में बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा चलो ये बताओ, अब तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वह हंसने लगा। कहने लगा, आपका सिर खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार, जब तुमने मुझे आवाज़ दी, समझे ना? बस मुझे काम के वक्त ही बुलाया करो, मुझे अभी खाना बनाना है। अमन मुझे बिरयानी का कह कर गए हैं। अब तुम्हें भी तो बिरयानी पसंद है ना? और तुम्हें क्या पता कितना वक्त लग जाता है बिरयानी बनाने में। ऊपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। किचन में काम करते हुए मैंने बिरयानी बनाई। मैं बिल्कुल थक चुकी थी।
बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई की, फिर सोचा कि समीर का कमरा भी लगे हाथ साफ कर ही दूँ। लेकिन जैसे ही मैं समीर के कमरे में दाखिल हुई, वह चीज़ों को टटोल टटोल कर अपना कमरा खुद साफ कर रहा था। उसके हाथ में एक कपड़ा भी था जिससे वह फर्नीचर साफ कर रहा था। ये देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कर देती हूँ ना। मैंने उसके हाथ से कपड़ा छीना तो वह कहने लगा, नहीं, आप थक जाएंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे काम भाई के आपके सर पर डाल दिए हैं। भाभी ऐसा करे, मुझे बता दिया करे, छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ मैं कर लिया करूँगा। वह बड़ी उदासी से और फिक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बैठे रहो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर बेड पर बिठा दिया और मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, तुम बस वीडियो सुनो। मैं उसे एक वीडियो लगा दी जिसमें अच्छी कहानी थी, लेकिन उसने तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास में बिठा लिया। कहने लगा, यहाँ बैठो, आप बहुत कर लिया आपने काम, अब आप कुछ नहीं करोगी। उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा, समीर, ये क्या हरकत है तुम्हारी? मेरा हाथ छोड़ो, शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है। तुम बताओ, चाय के साथ क्या खाओगे? तुम्हारे लिए कुछ चिप्स तल दूँ? कहने लगा, कुछ नहीं खाना है मुझे, आप मुझे भी अपने साथ किचन में लेकर जाइए, बस मुझे बताइए कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने कहा, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। ये कहकर मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और किचन में आ गई उसके लिए चाय बनाने और चिप्स तले। फिर उसको चाय दी। चिप्स खाते हुए लगातार मेरी तरफ देख रहा था। फिर एक दिन वह हुआ जो कि मेरे होश उड़ गए थे। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन अमन को मेरी कोई परवाह नहीं थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए। कहने लगे कि देखो, तू बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा काम उल्टा पड़ जाता है। फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को भी मुझे ऑफिस का बचा खाना खाना पड़ता है और घर में आकर मैं बाजार का खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता। उसके सामने तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद भी मेरा बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। गले में भी बहुत दर्द था और मेरा बुखार कम होने के बजाय बढ़ने लगा था। मैं अपने कमरे में भी बेशुद्ध लेटी हुई थी। जब कमरे में दस्तक हुई, दरवाज़ा खुला, समीर मेरे सामने खड़ा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वह अपनी स्टिक की मदद से चलता हुआ मेरे पास आया। भाभी, आपको क्या हुआ है? आपने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है समीर, मुझे बुखार है। ये सुनकर वह परेशान हो गया। मैंने कहा, मुझसे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है, मैं कैसे नाश्ता बनाऊंगी? ये कहने लगा, क्या आपने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। ऐसा करो, तुम अमन को फ़ोन कर दो, उसे कह दो ये जल्दी घर पर आ जाए, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनकर कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वह सुनकर मैं एकदम से बेड पर उठी और बैठी। अपने बुखार को भूलकर मैं जल्दी से कमरे से बाहर आई, देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। आवाज़ किचन से आ रही थी। अब मैं किचन में आई तो मेरे होश उड़ गए। उसके कपड़ों पर आग लगी हुई थी। मैंने फटाफट से रस्सी पर टंगी तौलिए को उतारा और फटाफट से समीर की शर्ट पर लगी आग बुझाने लगी, लेकिन उस वक्त तक उसका पेट और बाजू जल चुके थे। वह चिल्लाए जा रहा था। मैंने कहा, तुम क्या करने गए थे किचन में? कहने लगा, मैं आपके लिए चाय बनाने गया था भाभी। वह तड़पे जा रहा था। कहने लगा, मुझे क्या पता था कि आग लग जाएगी। मैंने जल्दी से अमन को फ़ोन किया। समीर को यूँ तड़प रहा था, मुझसे सहन नहीं हो रहा था और मैंने सोचा कि अमन को पता चला तो वह भी थोड़ी देर में घर पर आ गए। समीर का पेट और बाजू काफ़ी हद तक जल चुके थे और वो रो रहा था। अमन उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। मैं घर पर ही थी और बेहद परेशान थी कि जब मुझे अमन का फ़ोन आया, मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठाया। समीर कैसा है? वह कहने लगे, इसका पेट और बाजू इतना जख्मी हुआ है, मैंने तुम्हें कहा भी था इसका ख्याल रखा करो। ये कहकर अमन रोने लगा। कहने लगा, मुझे बहुत फिक्र रहती है इसकी, इसे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, वह बुरी तरह से चिल्ला रहा है। मुझे खुद को बहुत तेज़ बुखार था, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कहा, मुझे बुखार है। मुझे क्या मालूम कि वह कब किचन में चला गया। आंसू तो मेरे भी बह रहे थे। अमन कहने लगा, मैं अस्पताल में ही रहूँगा और इसको सही होने के बाद में ही मैं घर आऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। मैंने कहा, ठीक है।
मुझे लगा कि सुबह तक समीर को राहत मिल जाएगी, वह ठीक हो जाएगा, फिर घर आ जाएगा। मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगी। लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली, मेरे होश उड़ के रह गए। अमन ने कहा, समीर हम लोगों के बीच में नहीं रहा। ये सुना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा, अमन नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? इसको बस जरा सी आग तो लगी थी, इसे कैसे कुछ हो सकता है? वह कैसे मर सकता है? मैं रोई जा रही थी। रो तो अमन भी रहा था। कहने लगा, आग इसके दिल तक पहुंच चुकी थी। बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, लेकिन इसे तकलीफ सही नहीं जा रही थी। पूरी रात मेरा भाई दर्द से तड़प रहा था। मेरा हाथ पकड़े कह रहा था, भाई मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, मुझे बचा लो। अभी तो बहन जैसी भाभी मिली है। लेकिन वह जा चुका था। यह सदमा दोनों मियाँ बीवी के लिए बहुत ही बड़ा था। मुझे अक्सर घर में समीर की भाभी भाभी पुकारने की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। मैं भागकर जब उसके कमरे में जाती तो खाली कमरा देखकर फूट फूट कर रोने लगती हूँ। कभी मुझे लगता है कि वह हंस रहा है, कह रहा है, भाभी छोड़ो सारे काम, मेरे पास आकर बैठो ना, मैं आपको गाने सुनाता हूँ। चंद महीने बाद मैं उम्मीद से हुई। अमन मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा, लेकिन ये पूरा वक्त भी मैंने समीर की याद में रोते हुए गुजारा था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था और मुझे बहुत एहसास कराता था। मैं खुद सोच रही थी, काश मैं उठ जाती, नाश्ता बना लेती, पर जो किस्मत में होता है ना, उसे कौन रोक सकता है? कोई नहीं बदल सकता। और फिर मेरे घर बेटा पैदा हुआ। अमन बहुत ठीक रहने लगा। अमन ने कहा, नाम तुम अपनी मर्जी का रखो। मैंने कहा, मुझे इसका नाम समीर रखना है। मेरी बात सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उस बच्चे का नाम समीर रखा और आज भी मुझे लगता है कि समीर हम सभी के बीच में मौजूद है। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें किस्मत से मिलते हैं और हम उन रिश्तों को दूर होने के बावजूद भी कभी भुला नहीं पाते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।